दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी है हमारे देश की एक बहुत फेमस कंपनी हुआ करती थी जेपी एसोसिएट्स। जो दिल्ली या नोएडा में रहते हैं उन्हें पता होगा वो जेपी एसोसिएट्स, जेपी ग्रुप्स, जेपी की बिल्डिंग्स, जेपी के रियल एस्टेट को देखा करते थे। उस जेपी एसोसिएट को हमारे देश के एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने ने बीते दिनों खरीद लिया है। और खरीदा तो गलत तरीके से है, लेकिन कानूनी समर्थन उस औद्योगिक घराने को मिल गया है कि आपने गलत तरीके से नहीं, आपने सही तरीके से खरीदा है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि उस औद्योगिक घराने के सामने देश का एक दूसरा बड़ा औद्योगिक घराना इस बात को कह रहा है कि साहब ये जो डील हुई है ये डील गलत हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस सोरा आप सबका स्वागत करता हूं टीसीएच पर, टीसीएन पर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जेपी एसोसिएट्स की। वही जेपी एसोसिएट जिसे 1979 में जयप्रकाश गोड ने 10,000 रुपए से शुरू किया था। वो कंपनी इंजीनियरिंग में, वो कंपनी रियल एस्टेट में, वो कंपनी कंस्ट्रक्शंस में, वो कंपनी सीमेंट की इंडस्ट्री में, वो कंपनी होटल इंडस्ट्री में बढ़ती 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 बहुत बड़ा ग्रुप बन गया और जेपी एसोसिएट बन गया। 2008 में ये कंपनी, उससे पहले तक ये कंपनी टॉप पर हुआ करती थी। 2008 में ग्लोबल रिसेशन का इस कंपनी को थोड़ा इफेक्ट आया था, लेकिन एक समय था कि बीएससी के सेंसेक्स में इस कंपनी का सिक्का चलता था। इस कंपनी का शेयर प्राइस तब तकरीबन 400 रुपए होता था, जो आज लोअर सर्किट में 2 रुपए पे खड़ा है। उसी जेपी एसोसिएट को सबसे पहले पिक्चर में लेके आया था आईडीबीआई बैंक, जब उसे वो कोर्ट में लेके गया था और कह रहा था कि जी मेरा 5,000 करोड़ का जो लोन बाकी है उसकी रिकवरी कैसे होगी। बात ये करते हैं कि जेपी एसोसिएट पिक्चर में आने लगी अपनी कई गलत नीतियों के चलते, जिस पर उस पर लोन बढ़ते गए और लोन का वो पेमेंट नहीं कर पा रही थी। खैर वो सब जेपी एसोसिएट की गलतियां थी, आप खुद पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे कहने ये आया हूं कि वेदांता ने जेपी एसोसिएट को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो बाजी किसके हाथ लगी? वो बाजी हाथ लगी अडानी साहब की। अडानी ग्रुप ने फाइनली जेपी एसोसिएट को खरीद लिया है और इस बात की पुष्टि की है, इस बात को डिसीजन के थ्रू साबित किया है राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण एनसीएलटी ने। बीते दिनों 17 मार्च को एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने यह कहा कि वेदांता, आपकी सभी आपत्तियों को हम खारिज करते हैं और हम इस बात को प्रूव करते हैं कि जेपी एसोसिएट अडानी ग्रुप के हाथ में ही जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप उसे सही तरीके से खरीद रहा है। अब बात यह है कि सही और गलत क्या है, इसे समझते हैं। जेपी एसोसिएट पर कुल 55,000 करोड़ के आसपास के लोन बाकी थे और उन लोन में कई बैंक्स थे। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी था जिसका लोन था तकरीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा। आईसीआईसीआई बैंक था करीब 10,000 करोड़ पर, आईडीबीआई बैंक था 8,000 करोड़ पर, कई सारे बैंक थे, 25-26 बैंक थे, यस बैंक भी था। 55,000 करोड़ के आसपास का लोन बाकी था। जेपी एसोसिएट फाइनेंशियल स्ट्रेस में आती है और 2024 जून के आसपास वो अपने दिवालिया होने के लिए एप्लीकेशन लगाती है इंसॉल्वेंसी के लिए। और जब वो एप्लीकेशन लगाती है तो उसके बाद हमारे कुछ बैंक एसबीआई की लीडरशिप में जागरूक होते हैं और एसबीआई की लीडरशिप में जागरूक होकर अपना वो 12,700 करोड़ का वो लोन, जिसे बैंक खुद एनपीए डिक्लेयर कर चुके थे। गौर फरमाइए कितना लोन बाकी था? लोन बाकी था 55,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन बैंकों ने उस लोन का वो अमाउंट जिसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो तकरीबन 12,700 करोड़ का था, एसबीआई की लीडरशिप में फरवरी 2025 में उस अमाउंट को एनएआरसीएल, जिसे बोला जाता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे मोदी सरकार ने 2021 में कंपनी अधिनियम के तहत बनाया, जिसे कहा जाता है वो एक बैड बैंक है, जिसे कहा जाता है कि जिन कंपनियों के लोन बैंकों को नहीं मिलते हैं वो बैड लोन जो होते हैं, ये कंपनी एनएआरसीएल उसे खरीदती है अंडर सरफासी एक्ट। आपको पता होगा मोदी सरकार ने दिवालिया कंपनियों के दिवालिया कानून को बदला था और उसके तहत ये प्रोविजन किया था कि जो लोन बैड लोन डिक्लेयर हो जाते हैं, एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं, उन्हें ये कंपनी एनएआरसीएल खरीदेगी।
फिर आता हूं अपनी बात पर, 55,000 करोड़ के आसपास के टोटल लोन बकाया थे, लेकिन बैंकों ने करीब 12,700 करोड़ के लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया और उन लोन को एसबीआई की लीडरशिप में एक कंसोर्टियम के माध्यम से फरवरी 2025 में एनएआरसीएल को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे समझ लीजिए एनएआरसीएल ने 12,700 करोड़ के वो लोन खरीद लिए और ये कहा कि अब इसे मैं देखूंगी, और उसके बाद एनएआरसीएल ने जेपी एसोसिएट के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया थ्रू ऑक्शंस। बिड लगाने की बात हुई, उन्होंने कंपनीज को इनवाइट किया कि भैया आप आइए और बिड लगाइए। फिर जून 2025 में 5 कंपनियों ने बिड लगाने के लिए अपना बयाना जो है वो जमा करा दिया। उन 5 कंपनियों में थी वेदांता, अनिल अग्रवाल की कंपनी। उन 5 कंपनियों में थी गौतम अडानी की कंपनी अडानी लिमिटेड। उनमें जिंदल ग्रुप था, उनमें डालमिया ग्रुप था, उनमें पीएनसी इंफोटेक भी था। इन 5 कंपनियों ने इस बात की सहमति दी कि हम बोली लगाएंगे और अपना बयाना जमा करा दिया। फिर न्यूज आती है करीब अगस्त सितंबर 2025 में कि वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट में सबसे बड़ी बोली लगाई है और जेपी एसोसिएट को अगर कोई खरीदने जा रहा है तो वेदांता है। लेकिन आज की न्यूज ये है कि वेदांता जेपी एसोसिएट से बाहर हो चुका है और राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने कह दिया है जेपी एसोसिएट को कौन खरीदेगा, उसे खरीदेगा अडानी। अब हुआ क्या, बोली लगाई सबसे ज्यादा किसने? 5 कंपनियों ने बोली लगाने की बात की और 12,000 करोड़ का फ्लोर प्राइस फिक्स हुआ। वो जब 12,000 करोड़ का फ्लोर प्राइस फिक्स हुआ तो 12,000 करोड़ से ऊपर की बोली लगाने वाली मात्र 2 कंपनियां सामने आई। एक कंपनी थी अडानी, दूसरी कंपनी थी वेदांता। लेकिन बात यह है कि बोली वेदांता की ज्यादा की लगी। शायद हमारे इतिहास में पहली बार कोई इस तरीके का केस आया है कि जिसने बोली ज्यादा लगाई हो उसे फाइनली एक्विजिशन नहीं मिला, वो कंपनी को टेक ओवर नहीं कर पा रहा। बोली लगाई वेदांता ने करीब 17,000 करोड़ की और अडानी की बोली थी 14,535 करोड़ की, तकरीबन 2-2,500 करोड़ नीचे की बोली थी अडानी ग्रुप की। लेकिन वो डील किसे मिली? वो डील मिली अडानी को, और उसी के अगेंस्ट वेदांता जो है वो राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण के इलाहाबाद पीठ में गए। हालांकि इलाहाबाद पीठ ने वेदांता की आपत्तियों को खारिज कर दिया और अब वेदांता के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण की राष्ट्रीय बेंच में जाएंगे, नेशनल बेंच में जाएंगे। इन दोनों में बात बड़ी डिस्कशन में चल रही है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेदांता की उस हाईएस्ट बिड को इग्नोर करके वो बिड किसे दे दी गई, वो डील किसे दे दी गई? वो डील दे दी गई अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप ने कितना पैसा लगाया? डील लगाई थी 14,535 करोड़ की। अब हुआ क्या, जब इस तरीके से 2 कंपनियों ने बोली लगाई तो उसके बाद सीओसी अस्तित्व में आया। सीओसी क्या होता है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। और एक बात सामने आई एकाएक नवंबर में, अगस्त में बिड लगती है, हाईएस्ट बिड जाती है वेदांता की, और एकाएक नवंबर में एक न्यूज आती है कि सीओसी ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 93% की वोटिंग के साथ अडानी को फेवर कर दिया है और ये बोल दिया है साहब ये 14,535 करोड़ में ये जो जेपी एसोसिएट है उसे अडानी ग्रुप टेक ओवर करेगा। ये बहुत सरप्राइजिंग था और उसी के अगेंस्ट वेदांता जो है वो कोर्ट में गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इलाहाबाद पीठ ने वेदांता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। अब ये बात सामने आई है कि सीओसी ने 93% वोटिंग के साथ क्यों अडानी को फेवर किया। अब बात ये सामने आई है कि सीओसी ने ये कहा कि अडानी जो है वो 14,535 करोड़ के बिड में 6,000 करोड़ रुपया अपफ्रंट कैश दे रहा है, यानी इमीडिएटली नगद जमा करा रहा है, और बाकी पैसा जो है वो 2 किश्तों में देगा। लेकिन वेदांता ने चाहे बोली ज्यादा लगाई, लेकिन उसका अपफ्रंट कैश जो था वो अडानी से कम था, यानी वो 6,000 करोड़ से कम था। क्योंकि अपफ्रंट कैश अडानी का ज्यादा था, इसलिए चाहे उसकी बोली कुल में टोटल में 2,500 करोड़ से कम थी, लेकिन उसे सीओसी ने फेवर कर दिया। अब ये बात हजम नहीं होती है ना, यानी अपफ्रंट कैश अगर किसी का ज्यादा हो और आप टोटल में 2,500 करोड़ का घाटा खा जाए। अब आप इस बात को भी जब समझिए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सीओसी जिसमें 93% का वोटिंग जो है फेवर किसको हुआ? अडानी को हुआ। क्या आपको पता है उस सीओसी में जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे बैंकों ने अपना ये लोन बेचा 12,700 करोड़ में, और जिसने बोली लगवाई 5 कंपनियों के माध्यम से 12,000 करोड़ की फ्लोर प्राइस के साथ, और वो बोली मात्र 2 कंपनियां 12,000 करोड़ से ऊपर लगा पाई, उस
NARCL के पास COC में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग राइट थे 86%, यानी 86% के वोटिंग राइट कौन रख रहा था अपने पास? वो रख रही थी ये खुद कंपनी, जिसे सरकार ने 2021 में बैड बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया था। बाकी हिस्सा किनके पास में था? बाकी हिस्सा बैंकों के पास था। एक जगह मैंने पढ़ा, समझने की कोशिश की, SBI जिसका 15,000 करोड़ का लोन था और जिसने ये लोन ट्रांसफर करवाया इस कंपनी को, उसके पास और ICICI बैंक के पास तकरीबन 3% का हिस्सा था वोटिंग में। और इन बैंकों ने तो उसमें हिस्सेदारी ही नहीं की, इन्होंने तो वोटिंग ही नहीं की। यस बैंक का जिक्र उस दौरान जरूर आया था कि उसने अगेंस्ट वोट डाला था, उसने वेदांता के फेवर की बात की थी। एनीहाउ COC में चूंकि 93% की वोटिंग जो अडानी के फेवर में चली गई, तो ये डिसीजन हो गया कि अडानी ने चाहे बोली जो है वो वेदांता से कम की लगाई, लेकिन ये कंपनी फाइनली अडानी टेक ओवर करेंगे। और वेदांता उसके अगेंस्ट जब इलाहाबाद पीठ में गए राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण में, तो उसने भी वेदांता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। और वेदांता इस बात के एलिगेशन बहुत बोल्डली लगा रहा है कि ये जो भी टेक ओवर हुआ है, प्रपोज टेक ओवर जो चल रहा है, इसका जो प्रोसेस है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। अभी देखना होगा कि वो राष्ट्रीय बेंच में जब जाता है तो वहां क्या होता है। लेकिन एक बात और सामने रखनी जरूरी है, इन सब के बीच में एक बात और सामने आ रही है कि NPV जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, इस वीडियो में एक लिंक के थ्रू मैं आपको वो वैल्यू आप जरूर देखिएगा। वेदांता का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू था 17,000 करोड़ की डील का, वो करीब 13,224 करोड़ निकलता है और अडानी का नेट प्रेजेंट वैल्यू 13,507 करोड़ निकलता है। यानी COC दो बातें सामने रख रही है। एक तो ये बात सामने रख रही है कि चूंकि अडानी ने जो है वो अपफ्रंट कैश वेदांता से ज्यादा दिया, उसने 6,000 करोड़ ऑफर किया, और दूसरा इस डील की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो अडानी में ज्यादा आती है। और कितनी आती है? 13,507 करोड़, और वेदांता में आती है 13,224 करोड़, यानी मात्र 250 करोड़ का डिफरेंस है नेट प्रेजेंट वैल्यू में। लेकिन क्या इन सब के बीच में आपको यह बात महसूस नहीं होती कि पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ सरकार की कंपनी, जिसे हम NARCL कहते हैं, उसने कहीं ना कहीं वोटिंग राइट 86% अपने फेवर में रख के मुद्दा बनाया कि अडानी ज्यादा पे कर रहे हैं अपफ्रंट कैश, और उसने वो डील जो है 86% के वोटिंग राइट के साथ COC की मीटिंग में कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दी अडानी को। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसे हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म नहीं बोले? हालांकि देश का विकास तो दोनों कंपनियां ही करेंगी, चाहे अडानी अगर JP एसोसिएट को खरीदते हैं या वेदांता खरीदती। हमारे लिए तो यह बेहतर है कि कंपनी जो दिवालिया हो रही है उसे दूसरी कंपनीज आके खरीद रही है, बेहतर तो दोनों करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है JP एसोसिएट्स के पास नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कितनी बड़ी जमीनें हैं, कितनी बड़ी टाउनशिप है? क्या आपको पता है कि वही JP एसोसिएट है जिसके पास मध्य प्रदेश में सीमेंट के बहुत बड़े प्लांट हैं? और क्या आपको पता है अडानी का भी सीमेंट का बिजनेस है? और अगर अब इस 15,000 करोड़ की इस डील में अडानी उस सीमेंट की इंडस्ट्री को भी टेक ओवर करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। क्या आपको पता है कि इस JP एसोसिएट का आगरा में होटल इंडस्ट्री भी है? क्या आपको यह नहीं लगता कि JP एसोसिएट को 2,500 करोड़ में जब वेदांता खरीद रहा था महंगी डील में, वो JP एसोसिएट को ज्यादा फायदा होता? और इन सब के बीच में एक बात और है, JP एसोसिएट वही कंपनी है जिसकी टाउनशिप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों ने 1-1 करोड़ में जो फ्लैट बुक किए थे, उन्हें आज तक पोजीशंस नहीं मिले। क्या ये जो कंपनी है NARCL, क्या उसने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को देखा जो आज लोअर सर्किट में चल रहे हैं? क्या उसने उन लोगों के इंटरेस्ट को देखा जिनको आज तक फ्लैट्स नहीं मिले? जब ये कंपनी 2,500 करोड़ में ज्यादा में बिक सकती थी, उसे वैल्यू नहीं किएगी, मात्र फ्रंट कैश को किया गया। और ये बात सामने रखेगी कि COC में ये मुद्दा आया और इस मुद्दे के चलते हुए 93% लोगों ने वोटिंग अडानी के फेवर में की। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक समस्याओं में, मुद्दों में यह है कि यहाँ क्रॉनिक कैपिटलिज्म बहुत बड़ा हुआ है। और क्या आप इस केस को कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिज्म से जोड़ के देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि अडानी ग्रुप को एक स्ट्रेटजी के साथ कहीं ना कहीं इस केस में हेल्प की गई है जो वेदांता बोल रहा है, और इसी कारण वेदांता कोर्ट में गया है? शुक्रिया, समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।